नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और ये चर्चा 2027 के जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के होने वाले हैं उनके निमित्त है। उनके प्रकाश में इस विश्लेषण को करना बहुत आवश्यक भी हो गया था। आप सब जानते हैं कि लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था तो उस समय एक बहुत बड़ा एक बवंडर सा उठा था कि राजपूत समाज, ठाकुर समाज नाराज है भारतीय जनता पार्टी से और जगह जगह पर उत्तर प्रदेश में तो खासतौर से सम्मेलन आयोजित किए जा रहे थे जहां पर राजपूत समाज ये आह्वान कर रहा था कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं देनी है। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। ये जो कॉल शुरू हुए ये क्यों हुए, इसका रीजन क्या था? क्या कोई उत्तर प्रदेश का कोई तत्कालिक रीजन था? जी नहीं, इसका ताल्लुक था सीधा सीधा गुजरात से। केंद्र में मंत्री भी रहे पुरुषोत्तम रूपाला, जो उस समय राजकोट से सांसद थे, अभी भी सांसद हैं और चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने एक जगह विवादित बयान दे दिया था कि राजपूत राजा महाराजाओं ने मुगलों से और बाद में अंग्रेजों से बेटी और रोटी का व्यवहार किया था, यानी कि उनके साथ कॉम्प्रोमाइज किया था और इसी वजह से देश की हालत गुलामी की हुई। ये सब बातें उन्होंने कही थी। लेकिन इसका रिएक्शन गुजरात में इतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना राजपूताना में यानी कि राजस्थान में हुआ और उसके बाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक आ पहुंचा, जहां पर राजपूतों की संख्या ठीक ठाक है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, हर सीट पर 5-7%, 8% आपको राजपूत जरूर मिल जाएंगे। तो उसके बाद ये माहौल बनना शुरू हुआ कि बीजेपी का बहिष्कार किया जाए। गुजरात में कोई फर्क नहीं पड़ा। गुजरात में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में केवल एक सीट का नुकसान हुआ, जहां से वो कांग्रेस की एक महिला सांसद बनी है, वो भी अलग रीजन्स थे। लेकिन 5-6 सीटों का नुकसान हुआ राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में तो भारी नुकसान हुआ। सब जानते हैं कि यहां पर जहां बीजेपी 80 की 80 सीटें जीतने की कोशिश कर रही थी, वहां वो बहुत मामूली सी यानी कि 33 के आसपास आकर के रुक गई और समाजवादी पार्टी उससे ज़्यादा 37 सीटें जीत गई। गठबंधन ने, कांग्रेस ने और सपा के गठबंधन ने 43 सीटें जीत ली। तो इस तरीके से बीजेपी उत्तर प्रदेश में नंबर 2 की पार्टी बन गई लोकसभा चुनाव के हिसाब से। अब इस प्रकरण के बाद आगे की राजनीति जो चली उसका आप सब लोग किस्सा जानते ही हैं। लोकसभा चुनाव हुए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, इन सब का दिल्ली आना जाना लगा रहा। एक बड़ी अफवाह चलाई गई, चर्चा चलाई गई कि योगी जी को हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन बीजेपी हाईकमान इतना मूर्ख नहीं था। मेरा आज भी मानना है कि हो सकता है कि टिकटों के वितरण में कुछ मतभेद रहे हों, लेकिन योगी आदित्यनाथ के महत्व को केंद्रीय नेतृत्व नहीं समझता है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। दूसरे, जब टिकटों का वितरण हो रहा था तो गाजियाबाद से पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह, जो अब गवर्नर बन चुके हैं, उनका टिकट काटा गया था। उस सीट पर पहले कभी राजनाथ सिंह गाजियाबाद से रहे हैं, जो 2 बार से लखनऊ से लड़ रहे हैं, लेकिन वीके सिंह का टिकट काट दिया गया, जबकि वीके सिंह लगातार 2 बार यहां से सांसद रहे। इस बात को भी राजपूत समाज ने अपना अपमान माना। आप सब जानते हैं कि पहलवानों वाला मामला भी चल रहा था, जिसमें पहलवानों का आंदोलन चल रहा था और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह, जो उत्तर प्रदेश से ही हैं और बीजेपी के सांसद हैं, कई पार्टियों से सांसद रहे हैं, राजपूत समाज के बड़े नेता हैं, बड़ा बोलबाला है उनका कई जिलों में, उनका टिकट भी बीजेपी ने होल्ड पर डाल दिया। वही पहलवानों वाला जो मामला हुआ था, हालांकि वो बिल्कुल फर्जी मामला था, झूठा मामला था, लेकिन उनका टिकट होल्ड पर डाल दिया गया और उनका टिकट जब घोषित हुआ तो उत्तर प्रदेश में 3 या 4 चरण का मतदान हो चुका था। सबको ऐसा लगा कि ब्रजभूषण, राजपूत समाज को ऐसा लगा कि शायद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट भी काटा जाएगा, लेकिन बाद में उनके बेटे को टिकट दिया गया। उनका बेटा इस समय बीजेपी का सांसद है। तो ये सब घटनाएं थी जिसकी वजह से राजपूतों की नाराजगी का जो एक मैसेज है वो पूरे चुनाव के दौरान मिलता रहा। हालांकि मैं इस विश्लेषण में इस वजह से भी सहमत नहीं हूं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का 33 सीटों पर आ जाना, इसका मेन रीजन केवल यही नहीं था कि राजपूत समाज नाराज था, बल्कि संविधान बदल देंगे, 400 पार का
नारा था, एक अफवाह ये तक चलाई गई थी कि अगर 400 सीटें बीजेपी की आ गई तो योगी जी को बदल दिया जाएगा। इसका कोई सिर पैर मुझे कहीं से नजर नहीं आता। लेकिन अल्टीमेटली इस अभियान में और जगह जगह जो राजपूतों के सम्मेलन हो रहे थे उसमें समाजवादी पार्टी के नेता भी कूद गए थे। उन्होंने मौका देखा, समझा इसको और राजपूतों की नाराजगी को हवा दी। हालांकि सपा और बसपा दोनों से एक बड़ी गलती यह भी हुई कि उन्होंने राजपूतों को अपेक्षित रूप से ज्यादा टिकट नहीं दिए। उनके सांसद और भी जीत सकते थे, लेकिन उनसे इसे कहते हैं कि रणनीतिक चूक हुई। उन्हें यह लगा कि बीजेपी का नुकसान कर दो, हमारा फायदा हो या ना हो। और सपा और कांग्रेस, इनको यह गुमान नहीं था कि उन्हें इतनी सफलता मिलने वाली है, इतनी ज्यादा सीटें आने वाली हैं, इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। दूसरे, अग्निवीर, बेरोजगारी और बहुत सारे ऐसे मामले थे जिसे लेकर युवाओं में उत्तर प्रदेश में खासतौर से नाराजगी थी और वो नाराजगी चुनाव पर नजर आई। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 2014 में बीजेपी के अगर ओवरऑल राजपूत सांसदों की बात करूं पूरे देश में, तो जो मेरे पास आंकड़े हैं 21 राजपूत सांसद बीजेपी के टिकट पर गए थे 2014 में। 2019 में ये 16 रह गए और 2024 में क्योंकि बीजेपी ने कुछ टिकट कम कर दिए तो ये संख्या केवल 8 तक ही रह गई। ये आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि किस तरीके से बीजेपी में राजपूतों का नेतृत्व कम हुआ है। लेकिन इस संकट की स्थिति में योगी आदित्यनाथ लगातार न्यूट्रल बने रहे। कुछ लोगों ने यह कहा कि सहारनपुर में एक राजपूत और क्षत्रिय समाज की एक बड़ी पंचायत हुई थी जब बहिष्कार का यह कॉल हुआ था, तो कुछ लोगों का कहना है कि उससे जुड़े हुए कुछ लोगों को योगी आदित्यनाथ का मूक समर्थन प्राप्त था और उन्होंने इस प्रकार के जो सम्मेलन जगह जगह बैठकें हो रही थी उन सब बैठकों के असर को कम करने के लिए या राजपूत समाज के लोगों को समझाने के लिए योगी जी ने कुछ नहीं किया। लेकिन ये भी एक बात माननी पड़ेगी आपको कि इतने भारी कॉल के बावजूद भी कई राजपूत बहुल इलाकों में बीजेपी को सफलता भी मिली। बीजेपी सीटें जीतने में सफल रही। हां, यह अलग बात है, कौशांबी, प्रतापगढ़ ऐसी सीटें हैं जो राजपूतों के प्रभाव वाली सीटें हैं, वो जरूर बीजेपी ने वहां पर हारी। तो इस बात से, इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि राजपूत समाज इस समय योगी जी के साथ पूर्ण रूप से खड़ा हो चुका है और इसका मेन जो रीजन है वो पिछला लोकसभा चुनाव और उसके बाद के हालात हैं, जब ये चर्चाएं चलाई गई कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है। अब राजपूत समाज के बारे में जो खबरें आ रही हैं वो इसी प्रकार की आ रही है कि राजपूत समाज 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियों में जुट चुका है और इसके लिए 11, 12 और 13 अगस्त की 3 तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये खबरें आपने शायद सोशल मीडिया पर सुनी भी हों, लेकिन नहीं सुनी हो तो मैं आपको बता दूं कि लखनऊ में लगातार 3 दिन तक क्षत्रिय समाज की, राजपूत समाज की बैठकें हुई। ये 5 स्टार होटल्स में आयोजित की गई। एक बैठक तो इसमें कुटुंब परिवार के बैनर तले आयोजित की गई, जो राजपूतों का ही एक संगठन बताया जाता है, और दूसरी बैठक जो इसमें आयोजित की गई उसे तो उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ठाकुर ने उसको होस्ट किया था। और इसमें यह बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में सभी दलों के 49 एमएलए हैं राजपूत समाज के, उनमें से 40 एमएलए एमएलसीज उस बैठक में मौजूद थे। जो पहले वाली बैठक थी, सबसे पहले वाली 11 अगस्त को जो डिनर होस्ट किया गया एक होटल में, और शायद क्लार्क्स अवध या कौन सा होटल है जिसमें वो कार्यक्रम हुआ, उसमें मुरादाबाद के कुंदरकी से एमएलए हैं रामवीर सिंह, उन्होंने उसे होस्ट किया और ये मीटिंग 2 दिन तक चली थी। और मैंने बताया कि दूसरी बैठक जो है मेजबान जो है उसके मेजबान जयवीर सिंह थे। इसे लेकर लखनऊ के कुछ अखबारों में खबरें चली, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर भी लिखा, लेकिन उसके कुछ इनपुट्स बाहर नहीं आ सके। लेकिन एक राजपूत समाज के एक बड़े नेता से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि साहब उस बैठक का उद्देश्य सिर्फ ये था कि 2024 में जो राजपूतों के साथ हुआ वो 2027 में उत्तर प्रदेश में फिर से ना हो। दूसरे, योगी जी के प्रति सब ने एक मत से अपना समर्थन जताया। और दिलचस्प बात यह भी बताई जाती है कि इसमें राजपूत समाज से आने वाले समाजवादी पार्टी के कुछ एमएलए भी मौजूद रहे, जिन्हें बागियों की नजर से देखा जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि ये आने वाले समय में बाजी पलट सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।
तो एक तरीके से ये 3 दिन की जो बैठकें चली राजपूत समाज की लखनऊ में, उसके माध्यम से ये मैसेज तो दिया गया है कि हम सब योगी आदित्यनाथ के साथ हैं और सब अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि योगी आदित्यनाथ जैसे साधु संत जात बिरादरी की राजनीति में भरोसा नहीं करते। योगी जी का जो कामकाज मैं देख रहा हूं वो सीधे सीधे डेवलपमेंटल है, विकास पर और लॉ एंड ऑर्डर पर, और सबसे महत्वपूर्ण जिसकी वजह से राजपूत, जाट, ब्राह्मण ये सारी चीजें एक तरफ हो जाती हैं, वो है हिंदुत्व। योगी जी अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर अडिग हैं, ठोस हैं, प्रमाणिक हैं, और जो भी वो काम कर रहे हैं वो जानते हैं कि उनके सेंटिमेंट्स किस तरफ हैं। अगर उन्होंने भगवा चोला पहना हुआ है तो उसी को उन्होंने पूरा आत्मसात किया हुआ है और उसी के मुताबिक वो अपना कार्यक्रम सब कुछ कर रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में राजपूत समाज का कोई बहिष्कार या इस प्रकार की कोई नाराजगी सामने आने वाली है, बशर्ते कि योगी आदित्यनाथ को डिस्टर्ब हाईकमान ना करें। अब मेन तो मुद्दा यही होता है कि टिकट का वितरण कैसे होगा, और मुझे लगता नहीं कि लोकसभा चुनावों की तरह दिल्ली का दखल उत्तर प्रदेश में इस बार इतना रहने वाला है, क्योंकि वो कहते हैं कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और वही स्थिति यहां पर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन योगी जी के नेतृत्व में ठाकुरों की बैठकें हुई हैं लखनऊ में पिछले दिनों, इस बात से कोई इनकार कर नहीं सकता, और इसकी गूंज दिल्ली तक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।